बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर बीमारी जो है वो ठीक ना हो रही हो तो इसके लिए डॉक्टर मज़ीद डोज जो है वो बढ़ा देता है। और इस वक्त जो इलेक्शंस को लेकर सूरत हाल चल रही है, लग इसी तरीके से रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद डोज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर इस वक्त अभी भी इतना स्पेसिफिक फैसला आने के बावजूद जो कुछ दो नंबरियां की जा रही हैं, तो ये डोज बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद ये जो फैसला है इसके ऊपर मजीद जल्दी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होगी। बहरहाल एक चीज़ तो तय है, इलेक्शंस भी होने और जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी है। अब किया क्या जा रहा है, एक तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज क्या किया गया उस पर मैं कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनका जो इम्पोर्टेंट एक इजलास भी हुआ था, पहले ज़राए के ज़रिए कुछ जो ख़बरें हैं वो और चलाई जाती हैं, लेकिन असल में अंदर जो मामला है वो कुछ हो रहा होता है। तो बहरहाल इस पर मैं कुछ तफसीलात बताऊंगा कि आज क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया जिससे इनकी जो बदनीयती है वो साबित होती है अभी भी, ये इतना स्पेसिफिक ऑर्डर आने के बावजूद भी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन कुछ तफसीलात हैं कि अहम हलकों की तरफ से भी कि वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है उसके ऊपर ब्रीफिंग ली गई है कानूनी माहिरीन से, उसके तमाम पहलुओं के ऊपर, क्योंकि जो आज का इजलास कौमी सलामती कमेटी का बुलाया गया है बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है और बिल्कुल उसमें ये एक एंगल मौजूद है। लास्ट व्लॉग में भी मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ कि ये चाह रहे हैं कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के फ़ौज के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जाए, यानी कुछ इस तरह का एलामिया अगर आ जाए जिससे ये जाहिर हो कि वो भी इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है, तो फिर मामला मजीद अटक जाएगा। इस पर भी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इनको पैगाम दे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, इस लाइन से आगे नहीं जाया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का एहतराम ज़रूरी है। इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, जो आज पार्लियामेंट के अंदर एक कोशिश इन्होंने नाकाम कोशिश इन्होंने की, करारदाद मंजूर करवाई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मुस्तरद करते हैं और जो काबीना है वो इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करे। तो बहरहाल इस में भी एक दो नंबरी इनकी पकड़ी गई है और बड़ी दो नंबरी पकड़ी गई है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि इस वक्त खुद हुकूमत और जो इनकी सारी की सारी काबीना है वो किस कदर घबराई हुई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन में इलेक्शन कमीशन की खबर से करता हूँ। हुआ आज नाज़रीन इस तरह से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेटर्स लिखने थे एक ख़जाना को और एक सिक्योरिटी के हवाले से कि आप ब्रीफ करें सिक्योरिटी पर भी, और फिर उसके बाद जो 21 अरब रुपए हैं वो आपने जारी करने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसले के अंदर लिख दिया है कि वो जारी करेंगे और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो जमा करवाएगा। अब नाज़रीन, इसमें इलेक्शन कमीशन ने पहले तो ये डिसीजन लिया इजलास में कि जी ठीक है, हम ये जो लेटर्स हैं ये लिखेंगे, और ये कल की खबर चल रही है ज़राए से कि ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेटर लिखने जा रहा है, लेकिन कल से लेकर आज तक लेटर नहीं लिया गया। और असल में हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि वो लेटर्स लिखेगा ही नहीं, और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में ये लिखा है कि वो खुद आपको बजट जो है वो देंगे, और अगर वो देते हैं या नहीं देते, जो भी रिपोर्ट होगी वो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा देनी है। तो इसलिए हम ये लेटर्स नहीं लिख रहे। पहले सुन लें कि इन्होंने किया क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत ख़जाना और चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब को बराह रास्त हिदायत दी हैं। वजारत ख़जाना अगर फ़ंड फराहम नहीं करती और निगरान हुकूमत सिक्योरिटी प्लान नहीं देती तो हम सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर देंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इलेक्शन की तैयारियों पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। ये इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला डायरेक्ट है तो वो खुद देंगे, वो दें ना दें जो भी है, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवा देंगे। अब इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें कि अगर वाकई इनकी नीयत होती इलेक्शन करवाने की तो जो प्रोसेस था ये उसको पहले भी फॉलो करते और अब भी ये लेटर्स लिखते। अगर ये लेटर लिख देते तो उससे क्या इन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की कोई खिलाफ वर्जी कर देनी थी। जस्ट उसमें ये लेटर में लिख देते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर आया हुआ है और इस ऑर्डर के तहत आपने हमें सिक्योरिटी और फंड्स के हवाले से बताना है, ब्रीफिंग देनी है, फंड जारी करने, तो आप मेहरबानी करके जारी करें, क्योंकि आज 7 तारीख हो गई है।
और 10 तारीख तक चूँकि जो शेड्यूल है उसका आगाज़ हो जाएगा, तो हमने दीगर मामलात को भी साथ लेकर चलना है। लेकिन यहाँ से ये क्या कर रहे हैं साहब, वो लेटर ही उनको नहीं लिख रहे, और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि फिर एक रिकॉर्ड पर चीज़ें आ जाएंगी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पहले शेड्यूल जारी कर दिया था और फिर उसके बाद उस शेड्यूल को उन्होंने वापस लिया, और फिर वो वहाँ पर फंस गए कि ये तो शेड्यूल इन्होंने वापस लिया और नई तारीख दी है, इसके तो ये मजाज ही नहीं है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया है। तो बहरहाल डोज इनको अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो फिर डोज इनको दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फिर वो इस हवाले से कोई जो फैसला है वो भी जारी करेंगे। अगर 10 तारीख की जो डेट दी और 11 तारीख को तमाम तर रिपोर्ट जमा करवानी है तो मुनासिब फैसला फिर जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनकी जानिब से ये कार्रवाई तो डाली गई है। बहरहाल वो भी, उसकी भी एक रीज़न ये भी है कि मज़ीद थोड़ा सा हुकूमत टाइम गेन करना चाहती है, क्योंकि आज ही जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें ये जो कार्रवाई डालना चाह रहे हैं। बहरहाल उस दर से भी पैगाम मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूंगा और उसमें भी इनको नाकामी होगी। तो ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। दूसरे नंबर पर जो ये आज करारदाद मंजूर हुई है, इसमें एक बड़ी 2 नंबरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा कि किस तरह से ये जो सारी हुकूमत है, जो इनके सारे वजीर हैं, पूरी PDM है, ये घबराई हुई है, ये पीछे हट रही है। शहबाज शरीफ को आगे इन्होंने किया हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ भी इन्हीं के पीछे आकर बार बार छुप जाता है। हुआ ये है कि 342 का ये ऐवान है, 342 मेंबर्स इस ऐवान के अंदर मौजूद होते हैं, और 42 मेंबर्स के सिर्फ और सिर्फ इस करारदाद के ऊपर सिग्नेचर्स हैं। 342 में से सिर्फ 42 के सिग्नेचर्स हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आधे मेंबर्स नहीं है, उस सूरत में भी 172 तो इनकी तादाद 173 174 चले 170 कर ले, 170 में से सिर्फ और सिर्फ 42 के इसके ऊपर जो दस्तखत हैं वो मौजूद हैं। और ये 42 भी कौन है? इन 42 में ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ना ही मौलाना फजल रहमान है, ना ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद हैं, इसके अलावा ना ही इसमें MQM का कोई है, फिर इसके अलावा मौलाना की जमात का कोई नहीं है, फिर इसके अलावा जो इसके वुज़रा हैं वो इसमें मौजूद नहीं है। तो ये सिग्नेचर्स आखिर किए किसने हैं? ये सिग्नेचर्स में 42 में से 28 तो वो लोग हैं जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आए हैं, यानी कि वो डायरेक्ट अवाम से भी इलेक्ट होकर नहीं आए। ये 28 वो हैं जो जब आप पार्लियामेंट, चूँकि ऐवान जो बराह रास्त मुंतखब होते हैं वो 272 होते हैं, और फिर उसके बाद जो दीगर होते हैं वो तकरीबन 70 के करीब उनको मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट से। तो इस तरह से टोटल 342 बन जाता है। तो 28 इनमें वो हैं जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर हैं, और बाकी जो 14 हैं वो मजीद हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कह रहे हैं कि हमने फैसला मुस्तरद कर दिया, तो असल में इनमें ये जरूरत भी नहीं है, और वैसे भी आइनी तौर पर भी ये फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो सीधी सीधी नाअहली और पूरी काबीना इसमें जो फ़ारक है इस हवाले से आइनी माहिरीन एतजाज़ अहसन साहब उनकी भी जो राय है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि वफाकी हुकूमत का मतलब सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा, वो वज़ीर-ए-आज़म और पूरी काबीना होगी, तो फिर ये सारे उड़ेंगे अगर ये नहीं मानेंगे। तो यहाँ तक सिर्फ बयानियाँ बनाने की हद तक तो ज़राए से खबरें चलाई जा रही हैं मीडिया की कि वो नहीं मान रहे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर अभी तक इनकी जानिब से कुछ सामने नहीं आया। तो उसका मतलब यही है कि ऐसा ये कर ही नहीं सकते। और इससे ये भी अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त घबराए कितने हुए इमरान खान साहब का, जो इन्होंने इमरान खान साहब असाबी जंग जो है इस कदर इनके असाब के ऊपर सवार हुए हैं कि इनको अब कुछ समझ भी नहीं लग रही, और जितना मज़ीद ये डिले करते जा रहे हैं चीज़ों को उतना ही इनके लिए मज़ीद नुकसान होता जा रहा है। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। हुआ इस तरह से है कि एक अहम मीटिंग ब्रीफिंग हुई है GHQ में। सीनियर सहाफ़ी हैं साबिर शाकिर साहब, उनकी जानिब से ये जो इतला है वो दी गई है। और इसको वैसे भी अगर आप जनरलाइज भी करें तो वैसे ही आप कॉमन सेंस ही ये चीज़ कहती है कि ज़ाहिर सी बात है इतने तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं इस वक्त मुल्क में, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर भी कुछ चीज़ों को एनालाइज़ किया जा रहा होगा, चीज़ों को सोचा जा रहा होगा, तो इस चीज़ के ऊपर ब्रीफिंग ज़रूर हुई होगी। बहरहाल उनकी ये खबर थी वो उन्होंने दी है, ब्रीफिंग भी हुई है, क्योंकि इसमें आज जो मीटिंग भी होने जा रही है कौमी सलामती कमेटी की, तो उसमें भी इनका एजेंडा तो यही है। बाकायदा तौर पर इन्होंने आज का एजेंडा भी जारी नहीं किया कि असल में उस मीटिंग में डिस्कशन क्या होगी। तो बहरहाल एजेंडा भी इनका यही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, बहरहाल दूसरी तरफ से ये पैगाम आ चुका है कि ऐसा ना करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है
आपने इसका एहतराम करना है। और अगर आप इस तरह से कुछ समझते हैं कि मज़ीद इंटरवेन किया जाएगा, कुछ हमारी तरफ से मुदाखलत की जाएगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। ये वाज़ेह पैगाम इनको पहुंचा दिया गया है और इसी वजह से ही ये ज़्यादा भुखलाए हुए हैं कि अब हम करें तो करें क्या। बहरहाल कल जो कौमी सलामती की जो मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। 7 और 11 इस वक्त 2 तारीखें बहुत ज़्यादा अहम बताई जा रही हैं। 11 तो इस हवाले से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है 11 तारीख को आपने रिपोर्ट सबमिट करवानी ही करवानी है। 10 तारीख से शेड्यूल का आगाज़ हो जाएगा। और आज 7 तारीख 7 अप्रैल तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होगा, उस इजलास का जो एलामिया सामने आएगा, अगर उसमें ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते तो फिर आप आगे की जो मंजरनामा है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा और इनकी ये सियासी मौत भी होगी। क्योंकि अभी तक जितनी भी इन्होंने तमाम तर कोशिशें साजिशें करने की जो जसारत की है, जो कोशिश की है, वो उल्टा इन्हीं के ऊपर ही गले पड़ती जा रही है। आगे चलकर नाजरीन, आज मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही साहब की और इमरान खान साहब की, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अपनी जो तवज्जो है वो इलेक्शंस के ऊपर भी मरकूज़ रखी हुई है। ये मामला तो ठीक है, सारे चल रहे हैं और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते हुए वो कहते हैं कि आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो आखिर ये जो बकरे की माँ है ये कब तक खैर मनाएगी। अगर आप 14 मई पर आ गए हैं तो 14 मई से मजीद आप कितना डिले कर लेंगे, मई के बाद जून में हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शंस होंगे ही होंगे। और इमरान खान साहब ने अपनी तवज्जो इलेक्शंस पर ही मरकूज़ की हुई है। आज एक अहम मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की परवेज़ इलाही साहब से। और इसके अलावा साथ ही ये भी बताता चलूँ, आज से इंटरव्यूज़ का जो सिलसिला है वो भी इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था, आज का वो भी शुरू हो चुका है। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई है। आज इमरान खान साहब ये ज़मान पार्क पहुँचे हैं परवेज़ इलाही साहब, और इस मुलाकात में टिकटों की तकसीम के हवाले से जो मुशावरत है वो की गई है। ख़बर में आपके सामने रखता चलूँ, ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, इमरान खान साहब का इस मुलाकात के दौरान ये कहना था कि अवामी समंदर ने इम्पोर्टेड हुकूमत को दिन में तारे दिखा दिए हैं। इमरान खान साहब ने कहा हुकूमत जितना मर्जी रो धो ले, इलेक्शन हर सूरत होके रहेंगे। गैर आइनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबुलंदी के लिए सड़कों पर निकलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज़ कर रहा हूँ। इसी मौके पर जो पार्टी के सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने कहा कि गैर आइनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद शुरू करके अक्लमंदी का सबूत दिया। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, अमल दरामद शुरू करके उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, शेड्यूल उन्होंने जारी करना ही करना था। तो बहरहाल मज़ीद परवेज़ इलाही साहब ने इसमें कहा कि हुकूमत की भलाई इसी में है कि हर धर्मी गैर आइनी रविश तर्क कर दें। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर बानी मुत्तहिदा के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून ने हुकूमत और PDM को बंद गली में धकेल दिया है। तो ये मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद ये एलामिया सामने आया। बहरहाल मुशावरत हुई है टिकटों की तकसीम के हवाले से कि किस किस को जो टिकट्स हैं वो जारी करने हैं। ज़ाहिर सी बात है परवेज़ इलाही साहब भी अपने लोगों के हवाले से कंसर्न होंगे कि हमारे जो 10-12 लोग शामिल हुए हैं उनको भी टिकट दिया जाए, और फिर उसके बाद 2-4 लोग और भी परवेज़ इलाही साहब अपने इंटर करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब ने साथ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इमरान खान साहब उनकी जो बात है उस पर बिल्कुल गौर भी करेंगे। और खैर इमरान खान साहब ने खुद ये कहा है कि वो खुद ही टिकटों की तकसीम इस मरतबा करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाब्ता इखलाक जो है वो जारी कर दिया है। इलेक्शन से पहले ज़ाब्ता इखलाक जारी किया जाता है कि इलेक्शंस के दौरान जो कंपेन्स होंगी उनमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। 2-4 मोटी मोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ज़ाब्ता इखलाक में ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की किसी भी शक्ल में तज़हीक से इज्तनाब किया जाएगा और पोलिंग डे पर कानून नाफज करने वाले इदारों से ताउन किया जाएगा। और इसके अलावा आम नशिस्तों के लिए ख़वातीन को 5% नुमाइंदगी दी जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद तरक्याती मनसूबों के ऐलान पर पाबंदी होगी। इसके अलावा जलसे से कबल इंतज़ामिया से इजाज़त लाजिम होगी और पोलिंग डे पर पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर के अंदर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी और पोलिंग स्टेशन के अंदर सियासी झंडे या बैनर्स के दाखिले पर भी पाबंदी होगी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो ज़ाब्ता इखलाक है तमाम सियासी जमातों से उन्होंने पहले मुशावरत की और उसके बाद ये ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया है। आखिर में नाज़रीन, आज असद कैसर साहब की जानिब से एक पेशकश की गई है हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए, और ये पेशकश मशरूत जो पेशकश है वो असद उमर साहब की जानिब से की गई है, असद कैसर साहब की जानिब से की गई है। असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्त से पहले
असम्बली तहलील करें, हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। पॉलिसी है कि किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि मुल्क के लिए काम करेंगे। हम पाकिस्तान की आइंदा नस्लों का सोच रहे हैं, पहले भी मुल्क के लिए काम किया। रिजीम चेंज ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ है और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग ही कहते थे कि असम्बलियाँ तहलील कर दें तो आम इंतखाबात करा देंगे, हमने असम्बलियाँ तहलील कर दी तो अब ये लोग इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, ऐसे लोगों को तैनात क्यों किया जा रहा है जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये असद कैसर साहब की जानिब से आज गुफ्तगू की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।